नमस्कार। आईएनडी स्पेशल टारगेट फिक्स 23 की टिप्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो किस तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, बीजेपी ने किस तरह से मिशन 23 को लेकर बड़ी बैठक की और इस बड़ी बैठक में क्या कुछ बड़ा मंथन हुआ, कसावट की कैसी कवायद है और मिशन 23 की तैयारियों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आप तक ये जानकारी भी पहुंचाएंगे कि बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर किस तरह से चल रहा है और किस तरह से तमाम रणनीतियों पर मंथन हो रहा है। साल 2023 के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 51% वोट बैंक करने पर बीजेपी का फुल फोकस है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जिला कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने यह बैठक ली। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे, हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। जिला अध्यक्षों से पार्टी के अगले टारगेट पर बात हुई। पिछले कार्यक्रमों का फीडबैक भी लिया गया। राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में इस तरह से दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जिस शबाब पर आई थी, जिस रुबाब पर आई थी और जो दावा कांग्रेसी कर रहे थे वो जमीन पर बिल्कुल भी नहीं है। और अब उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने दावा किया है और ये कहा है कि राहुल गांधी को मालवा की जनता समर्थन नहीं देगी, यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें लगातार बनी हुई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानों में से तवज्जो नहीं दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा पर उनकी भी निगाहें बनी हुई है और लगातार इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यही रहेगा कि साल 2023 से पहले आखिर ये जो कश्मकश है, चाहे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की हो या फिर वो तमाम तरीके जिससे दोनों ही दल जनता के बीच में पहुंचने की अपनी तमाम तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से वो जनता तक पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके एजेंडे में शामिल होगा, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक ये भी पहुंचाते हैं क्या कुछ कहा है नेताओं ने इस महत्वपूर्ण बैठकों को लेकर। ये पहले हम सुन लेते हैं। अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब का दौरा है। नियमित प्रवास होते हैं तो नियमित प्रवासों में हम लोग अलग अलग जिलों के साथ बैठते हैं, तो उसी निमित्त नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ ये रूटीन बैठकें हैं और उसमें संगठन काम के सुदृढ़ीकरण, काम के विस्तार के साथ जो और 4 बातें हमें जरूरत है अपने संगठन काम की दृष्टि से, उन पर सब पर बातचीत उन प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में होती है। बाबा महाकाल के विश्व में भक्तगण है और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत अभिनंदन है। वो भी बाबा महाकाल के दर्शन करें। ये तो कांग्रेस का जो कार्यक्रम है उनका, वो उसमें आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी पहले भी आए हैं और हमने पहले भी देखा है। उन्होंने आके, आप सबको मालूम है कि मंदसौर में कहा था कि 2 लाख कर्जा माफ, बिजली के बिल हाफ। उससे क्या हुआ, सबने देखा है कि जो वो कहते हैं वो करते ही नहीं है। झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये कांग्रेस का ससुबा है और आज भी वही चल रहा है और आगे भी वो आ रहे हैं। तो वो क्या करने वाले हैं ये सब हम देखेंगे और जनता सब समझती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी यात्रा कर लें राहुल गांधी, उससे कोई ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाला है। और चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तमाम एजेंडे में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। मालू साहब, कांग्रेस को बिल्कुल भी आप लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कितनी आशाएं पाली हुई है, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी, कोई भी यात्रा आ जाए, कितना भी लाव लश्कर आ जाए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्या विवेक जी, क्या हम क्या मंच लगवाएं, स्वागत कराएं, स्वागत द्वार वंदन द्वार लगवाएं, क्या करें हम उनके लिए, क्या तवज्जो दें हम उनको, या विज्ञापन दें हम उनकी यात्रा के लिए, कार्यकर्ता भेजें, क्या हम किस तरह से हम उस यात्रा का खैर मकदम करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यात्रा निकालना एक जो लोग निकाल, भावनात्मक लगाव लोगों से होता है। इनका लगाव सत्ता से जरूर है, इनका लोगों से भावनात्मक लगाव नहीं है। इसलिए यात्रा तो एक रस्मदायगी है। किसी ने बता दिया कि यात्राओं से ऐसा लाभ होता है और ये इसने यात्रा निकाली, उसका ये हुआ। गांधी जी ने यात्रा निकाली या अडवाणी जी ने निकाली या मुरली मनोहर जोशी जी ने निकाली, कई सारे लोगों ने। तो यात्रा निकालना, उसका मोटो क्या, उद्देश्य क्या, उसके पीछे आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो है उसका एजेंडा है कांग्रेस को सत्ता में लाओ, उसका एजेंडा है सत्ता लाओ, सत्ता प्राप्त करो, कुर्सी लाओ, ये एजेंडा है। ये एजेंडा काम नहीं करता। यात्राओं में जनाभिमुख राजनीति, जन कल्याण की राजनीति, जनता के मुद्दों को छूने की राजनीति काम करती है। और जब तक वो नहीं होगा आपकी मानस में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में, आपकी इस विचार पद्धति में, आपकी इस यात्रा के हिडन एजेंडे में, तब तक वो यात्रा को कोई प्रतिसाद नहीं मिल सकता। और कांग्रेस के वर्कर उनका खैर मकदम करें, स्वागत करें, उनकी इबादत करें, उनकी जो भी करना है करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करे ये हमें बता। चलिए, मैं बिल्कुल हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। देवदत्त जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकें चल रही है, ये मैराथन बैठकें हैं, लेकिन अभी हम उज्जैन सांसद हैं उनको सुन रहे थे, अनिल फिरोजिया को। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तनिक मात्र भी बीजेपी को ना तो कोई हल्का फुल्का भी कुछ भी नहीं होने वाला भारतीय जनता पार्टी को। ये तो एक राजनीतिक भाषा है। कुछ तो होता ही है, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता कभी, किए बिना कुछ मिलता नहीं है। और नहीं है तो फिर उस पर प्रतिक्रिया भी मत दो आप, क्या हो रहा। मुझे ऐसे भी मैंने कई उदाहरण देखे हैं। एक समय एक नेताजी कह रहे थे कि मुझे दूरबीन से देखने पर भी कहीं हार नजर नहीं आ रही जी, और पता चली उनकी सरकार भारी बहुमत से सत्ता से बाहर हो गई। तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए साइकोलॉजिकल होता है। कांग्रेस में जिस तरह से निष्क्रियता और उदासी छाई थी, और जो वीडियो आ रहे हैं दक्षिण भारत, खैर वहां तो उनका प्रभाव, तो भारी भीड़ हो रही, तो उससे उत्साह तो बनता है और कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। और भाजपा ये समझ चुकी है कि कोई रिस्क नहीं लेना है प्रदेश में, क्योंकि 2018 में जब भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात कर रही थी तब उसकी सरकार चली गई। तब से वो सतर्क और सावधान है और लगातार बैठकें हो रही हैं जो वो इसी मद्देनजर है। और ये यात्रा के बाद प्रदेश के सियासी समीकरण और भी बदलेंगे, ऐसा आप मान के चलिए, क्योंकि उसके लिए कांग्रेस बड़ा तैयारी कर रही है। उसको धार्मिक, जैसे उज्जैन भी ले जा रहे हैं राहुल गांधी को, और भी उन जिलों में जा रही है जो भाजपा का प्रभाव वाला इलाका है, मालवा। तो मुझे लगता है कि ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि कोई असर नहीं होगा, कुछ तो असर होगा। हाँ, आप भाजपा उसका दूना प्रयास करके उसको असर को कम कर सकती है, लेकिन कोई भी हो उसका असर तो होता ही है जी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी, VD शर्मा जी ने तो अभी थोड़ी देर पहले ये बहुत बड़ा ऐलान किया है और सीधी चुनौती दी है कांग्रेस को। VD शर्मा जी ने ये कहा है कि कांग्रेस की पीढ़ियां लग जाएंगी, ऐसा संगठन नहीं बना पाएंगी जैसा भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है। देखिए, ये बोलने के ही है, इनको करना कुछ नहीं है। ये हमेशा बोलते ही है। आपने देखा है कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, तुमको तो अभी 7 साल 8 साल ही हुए हैं, तो थोड़ा सा बोलने से पहले परहेज करना चाहिए, समझना चाहिए। ये सिर्फ बकता है, बोलते हैं, उल्टी सीधी उलझुल बातें ही करते हैं। देखिए, अब इनके सांसद भी किस तरह की बातें कर रहे हैं। देवदत्त जी ने बताया, देखिए स्पष्ट बताया, वो पत्रकार निष्पक्ष उन्होंने बात की, और निष्पक्ष बिल्कुल सृष्टि का नियम है, काम करोगे तो फल भी मिलेगा ही। तो कर्म कर रहे हैं हम लोग और कर्म का फल मिला, और पिछली बार सरकार बनी है
निश्चित है, शिवराज सिंह जी ने पिछली बार कितनी घोषणाएं की थी कि हम तो ये हो जाएगा, कांग्रेस का पतन हो जाएगा, कांग्रेस विहीन कर देंगे। मोदी जी भी यही नाटक कर रहे थे। फिर जरूरत क्या पड़ रही है कांग्रेस की बात करने की, राहुल गांधी की बात करने की, राहुल गांधी की यात्रा की बात करने की? आपने अगर विहीन कर दिया तो, जबकि कांग्रेस आ रही है और आपने देखा भी 23 में कांग्रेस सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में भी और 24 में देश में भी बनाएगी। ये स्थितियां बन रही है। ये घबरा के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और घबरा रहे हैं और घबराहट में उल्टे सीधे से बयान निकल रहे हैं, चाहे बीडी शर्मा जी हो, चाहे फिरोजिया जी हो, चाहे और भी हो। आप बताइए ये बात रोड की क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सीएम बोल रहे हैं कि हमारे रोड ठीक नहीं है, अधिकारियों को ठीक कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अरे भाई मुख्यमंत्री हो, आप क्या कर रहे थे? अभी तक सो रहे थे क्या? कौन देख रहा था रोड का काम? कौन मंत्री देख रहा था? ये सोचना चाहिए। वो नहीं देखेंगे, जबरदस्ती उलझुल बातें यात्रा के ऊपर करेंगे या दूसरी चीजों के ऊपर करेंगे। भाई कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, वो उनके विचार है। वो हमारे हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। आपको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, आप अपनी पार्टी के लिए करिए, पर तुम कटाक्ष करके जबरदस्ती या गलत बयानबाजी करके कोई जनता कोई एक्सेप्ट नहीं करती। ये सब चीजों को जनता समझती है। 23 में सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये निश्चित है। और उससे बौखला कर, और देख लीजिए 18 में भी बनी सरकार। ये पहले भी बोलते आए इसी तरह के भाषण, फिर भी 18 में बनी थी सरकार। वो तो इन्होंने चोरी करके ले गए विधायक, उससे सरकार गिराई है। तो आगे भी 23 में भी सरकार कांग्रेस की बनेगी और 24 में निश्चित है कांग्रेस मजबूत स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। दिल्ली में भी सरकार बनेगी। चलिए, मैं गोविंद मालू जी से जवाब ले लेता हूं। गोविंद मालू जी, डॉक्टर रामकिशोर जी तो बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि कितने भी जतन कर लीजिए, कितने भी बयान दे दीजिए, बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस की सेहत पर इससे। विवेक जी, गालिब ये दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है कि हम 2024 में केंद्र में सरकार बनाएंगे। ये कौन सा कोई चमत्कार है, कोई अलादीन का चिराग है? कहां से सीटें ले आएंगे, कहां से सरकार बना लेंगे? इनको तो विपक्षी दल ही साथ नहीं रख रहे हैं। जो कांग्रेस बीजेपी के जो विरोधी दल हैं वो इनको साथ नहीं रखना चाहते, पहली बात। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम 2023 में सरकार बनाएंगे और ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। भाई, संगठन क्या होता है ये हमसे सीखो। कांग्रेस के बाद भी संगठन था 1969 के पहले, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो कांग्रेस का विभाजन हुआ और एक इंदिरा कांग्रेस बन गई, एक संगठन कांग्रेस रह गई। संगठन कांग्रेस जनता पार्टी में मिल गई, मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बने। तो ये जनता पार्टी के समय जो कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस उसके बाद इंदिरा कांग्रेस के रूप में केवल एक वंशवादी पार्टी बनकर रह गई। इसे संगठन से कोई लेना नहीं। जो ठेकेदार है उसके पास जो आएगा वर्कर, वो उसका, जो उसको पैसे देगा वो उसका, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनका जनता में प्रतिष्ठा नहीं, रसूख नहीं। जनता में 15 महीने का मौका दिया जनता ने, उसमें जो लूट मार इन्होंने मचाई वो जनता के बीच में जहन में आज भी कौंध रही है। और जनता ने क्या कि 60 साल तो आपने खूब लूट लपट कर ली। उसके बाद फिर आपने माफी मांगी, फिर मौका दिया, फिर आप आए, शुरू दिन से शुरू हो गया। दूध की बंदी की तरह पैसे लेके आ रहा है आदमी और ट्रांसफर की लिस्ट आ रही। इससे काम नहीं होता है। और विकास की जो बात कर रहे हैं, अरे भाई क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि सड़कों के मामले में हड़काया अधिकारियों को कि ये क्या हो रहा है, सड़क ठीक करिए आप। मुख्यमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री यदि जनता के दर्द मर्म और विकास के कामों पर इतनी बारीक नजर रख रहा है तो यह आपके लिए चेतावनी है। हम क्यों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठा दिया। मालू साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है जी। कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास तोता चना भाजे घना, ये वाली कहावत आप पे चरितार्थ होती है। आपके पास माल मटेरियल कुछ है नहीं दुकान में, दुकान सजा के बैठ गए, वो दुकान लूट चुकी है, कुछ होना नहीं है। न इसमें से मक्खन निकलेगा, न घी के दर्शन होंगे, न ये छाछ बची है, उसको आप पीजिए और आप आनंद से मस्त रहिए, क्योंकि सरकार तो कभी आने वाली नहीं। और इसके पहले गुजरात और हिमाचल है, देख लेंगे कितने बाल है, सामने आ जाएंगे विद्वान तुम्हारे। चलिए देवदत्त जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि जो बात गोविंद मालू जी कह रहे हैं या डॉक्टर रामकिशोर कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी
अफसरों से ये संवाद कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि ये तो अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अच्छा है और अफसरशाही का भी जो ढीला रवैया आता है उसको कसने के लिए भी बढ़िया है। लेकिन कांग्रेस को नुक्स नजर आ रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री जी की बात अफसर नहीं मानते हैं और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात सिद्ध हो रही है। दोनों चीजों को तुलनात्मक तौर पर किस तरह से आप देखेंगे सर? देखिए, एक ऐसी घुड़सवारी है ये अफसरशाही पर लगाम कसने की कि जिसमें कई बार इस तरह की बातें आएंगी, क्योंकि आज का ढर्रा नहीं है। कोई भी सरकार, दिग्विजय सिंह के समय भी अफसरशाही हावी होने का आरोप लगता था और शिवराज सरकार में तो जब भी संघ भाजपा समन्वय की बैठक हुई तो अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगा। तो इसमें लगातार गुंजाइश रहती है कि आप उनको किसी न किसी प्रकार से निर्देशित करते रहे, नियंत्रित करते रहे। अब जब एक लंबा समय हो गया है तो मुख्यमंत्री को अनुभव भी हो गया है कि कहाँ अफसर गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे आज उन्होंने एक बात कही कि कहीं कुछ छपता रहे, हमें क्या मतलब, मुख्यमंत्री मंत्री जाने। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका विभाग की यदि खबर छपती है तो आप ध्यान दें उस पर, या तो उसका खंडन करें और यदि नहीं है, खबर सही है तो उस पर एक्शन लें। तो जब इस तरह की बात होगी तो थोड़ा बहुत इसका भी असर होगा कि अफसरशाही के कुछ कान जू रहेंगे की, क्योंकि ये बड़ा विचित्र ढर्रा है जिसको हर सरकार चाहती है कि नियंत्रित रहे, लेकिन एक लॉबी है जो पूरी तरह से अपनी मनमानी पे उतारू रहती है और नीचे से ऊपर तक ये पूरा एक उनकी चेन रहती है। लेकिन अब देर सवेर जब भी ये शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि कुछ कसावट आएगी इस तरह के मैदानी निरीक्षणों से और इस तरह के निर्देशों से। जी डॉक्टर रामकिशोर जी, गोविंद मालू जी का ये कहना है कि अगर अफसरों से संवाद हो रहा है या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये काम करने का जो तरीका है वो इसलिए है ताकि ढीला रवैया ना हो, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्था खराब हो चली है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है कि भोपाल में सड़कें खराब है तो बाकी जगह का क्या होगा? ये पूरे प्रदेश में सड़कें खराब है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ है, समस्याओं का अंबार है। इसके बाद ये इसकी बातें करना, और मेरा तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी को ये बोलना पड़े तो फिर काहे के मुख्यमंत्री आपकी तो आंखों के इशारे पे काम होना चाहिए, कागज पे काम होना चाहिए, आपको देख के समस्या का समाधान होना चाहिए, अधिकारी को करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब इसका तो ये सीधा सीधा कि आप पे कंट्रोल नहीं है, अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल नहीं होने के कारण ही समस्या बढ़ रही है। आपको पता ही नहीं है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो जानकारी देते हैं कि रोड के गड्ढे हुए कि नहीं हुए। आपको ये पता ही नहीं गड्ढे हो गए हैं और आप फिर बोल रहे हो गड्ढे कैसे हो गए, क्यों हो गए, इसको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं गाड़ दूंगा। तो ये कोई शब्द है क्या? आपको पता रखना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री फेल है, इस्तीफा देना चाहिए, दूसरों को बनाए, सरकार भंग करे, चुनाव कराए, ज्यादा अच्छा है काम नहीं होने से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं इस पर गोविंद मालू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेता हूँ। जी गोविंद मालू जी। मैंने कहा दोगने जी को मैं कह रहा हूँ कि गड्ढे करने का काम आपका है, भरने का काम हमारा। तो देश में गड्ढे कर दिए थे आपने, वो हमने भरे हैं, और हमको आपके भरे, जो हमारे भरे हुए गड्ढे में फिर आप चेक कर गए। हमारा तो आवाज उठाने का देखिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को सब दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप विपक्ष में, आपको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी क्यों बोले ये बात? अगर इतना ही है कि नहीं ये गड़बड़ हुई है या कहीं ठीक नहीं है इस प्रदेश में, तो उनके बोलने के बाद आप क्यों बोल रहे हो? ये नकल मत उतारिए। आप देखिए, आपने जिम्मेदारी निर्वहन करिए कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। हर 10 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आप देखिए तो सही, सड़क पर तो जाइए और सरकार को बताइए कि भाई यहाँ ये कमी है, कमजोरी, इसको दूर करिए। कोई 100% सब, हम भी दावा नहीं करते कि 100% सब ठीक होगा। हमारी मंशा ठीक है, हमारी काम को नीचे तक ले जाने में, जनता के कल्याण के लिए, जनता तक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक ले जाने का मादा ईमानदारी से हमें। लेकिन उसके बाद में ये जो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ये जो नीचे का तंत्र है, वो किस ढंग से काम में अगर कोताही बरतता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, आप भी चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। आप भी देखिए कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये बात गोविंद मालू जी ने कही है और कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस है, दोनों ही अपने अपने तरीके से इस बात को रखते हैं। देवदत्त जी, चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और 2023 की दोनों पार्टियों की कवायद लगभग ये ऐसे लेसन्स है जिसको शायद रोज हम पढ़ते होंगे और अबे ये भी पता रहता है कि अब अगले वीक में क्या होने वाला है, बीजेपी क्या करने वाली है, कांग्रेस क्या करने वाली है। हालांकि दोनों पार्टियां कई बार चौंका भी देती हैं, लेकिन लेसन्स लगभग वही है कि हाँ, अब वीडी शर्मा जी ने कुछ कहा है तो पार्टी के कार्यकर्ता इस फॉर्म में दिखाई देंगे, कमलनाथ जी ने कुछ कहा है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह से दिखाई देंगे। पर ये तमाम कवायदों का असर जनता पर कितना पड़ता है? क्या जनता अपने आप को सिर्फ चुनाव के पहले ही, ठीक है हमें किस विधायक को चुनना है, किस सांसद को किसे सांसद के लिए चुनना है, बस इतना तरीका, या जनता भी अपनी नजर बनाए रखती है, देखते रहती है कि हाँ ये नेता ये बयान दे रहे हैं, ये नेता ये बयान दे रहे हैं? देखिए, चुनाव एक विज्ञान है, उसके लिए सतत निरंतर निगरानी की जरूरत होती है। जो लोग लगातार जीतते हैं वो हमेशा जनता की नब्ज पर नजर रखते हैं। इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। एक तो जो लोग अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पनपने नहीं देते, कोई विरोध में आवाज आई उसको वो तुरंत डाइल्यूट करते। और कुछ लोग ऐसे होते कि चलने दो, चुनाव आया, जैसे कोई बच्चा साल भर पढ़ता है और कोई 1-2 महीने पहले पढ़ाई शुरू करता है, तो कुछ लोग जब चुनाव आ जाता है तो फिर विभिन्न तरीकों से धन बल, बाहुबल, जाति बल और जो भी बल मिला उससे उस चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं। जैसे जब पढ़ते हैं बच्चे तो कोई गैसिंग ढूंढता है, कोई 5 प्रश्न मिल जाए, या फिर जब पेपर ही बिगड़ जाए तो काफी जांचने वाले का पता करो, कुछ सुधर जाए, कुछ नंबर बढ़ जाए। तो 1-2 तरीके हैं। और एक जो होता है कि वो निरंतर, चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए या कोई भी उम्मीदवार आ जाए, कोई भी मुद्दा आ जाए, हमारा होमवर्क पूरा है, हमें पूरी तैयारी है। तो ये चुनाव कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है जितना कई लोग ले लेते हैं इसको हल्के में। उसमें दिल जीतना पड़ता है, क्योंकि दबाव, प्रभाव और स्वभाव 3 तरीके होते हैं लोगों को अपनी तरफ झुकाने के। तो दबाव प्रभाव तो पोलिंग बूथ के बाहर तक रहेगा, लेकिन जो स्वभाव है आपकी, उसके दिल में छवि क्या है, दल की या व्यक्ति की, तो वो अंदर वो फिर वो काम करती है कि जैसे कोई व्यक्ति रहता है, दबाव प्रभाव कोई स्थायी भी नहीं है, आज है कल नहीं है, लेकिन स्वभाव, और सामने आदमी झुकता है, पीठ पीछे नहीं झुकता, लेकिन स्वभाव जिसका सही है उसको सामने भी झुकेगा, पीठ पीछे भी, और दुनिया से जाने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि जो स्वभाव से लोगों के दिल जीतेगा, स्थायी राजनीतिज्ञ तो वही होगा जो लोगों की समस्याएं वैसे समझे जैसे अपने घर की, परिवार की समझता है, उसके लिए प्रयास करे। तो एक तो छवि अपनी नायक जैसी बना ले। जैसे आप देखते होंगे कि आप और हमें सबको पता रहता है कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं कि ये शूटिंग है, इसमें कुछ असली नहीं है, ये सब ड्रामा है, नकली सब फिल्माया गया है। लेकिन जब खलनायक पिटता है तो सीटियां और ताली बजती हैं, और जब नायक को प्रताड़ित किया जाता है तो लोग दुखी हो जाते। या आप धार्मिक देखें तो संतोषी माता की फिल्म लगी तो पता चली माताएं वही स्क्रीन के पैर पड़ रही, मतलब ऐसा एक उस 3 घंटे में ये लगता है यथार्थ है। तो चुनाव भी एक विज्ञान है। जब आखिरी समय आप लगा दो कि यथार्थ यही है, यही नायक है, उम्मीदवार यही दल श्रेष्ठ है, बिल्कुल, तो ये बहुत सारी मिला जुला असर है इसका, कोई एक फार्मूला नहीं है इसमें। जब तक जैसे क्रिकेट में होता है ना, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ अच्छा हो, पिच अच्छी हो, तब जाके मैच जीता जाता है। ऐसे ही राजनीति में है, बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, और कौन कितना आखिरी समय जोर लगा पाता है तो वही जीतता है। बिल्कुल जी, ये बड़ा ही अच्छा आपने संदेश दिया लघु कथा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त दुबे जी, गोविंद मालू जी, डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हमारी हो रही थी, टारगेट फिक्स है लेकिन 23 की क्या टिप्स है। दोनों ही पार्टियां तैयार हैं, दोनों ही पार्टियों में लगातार मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिशन 23 की ओर जुटी हुई हैं। पर बड़ा सवाल यही है, जो बात हमें चर्चा के अंत में पता चली, कि किस तरह से ये चुनाव किसी विज्ञान से कम नहीं होते, कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से कम नहीं होते, जिसमें जनता के मन में लगातार पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए छवि बनाना होती है, जनता से वोट मांगना होता है। और जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, मतदान करने की प्रक्रिया बिल्कुल नजदीक आ जाती है,
तब नेता धीरे धीरे इस तरह से जनता के बीच में पहुंचते हैं कि हमारे तो सब आप ही हैं, अब आपके हवाले वतन साथियों। बिल्कुल वो स्थिति हो जाती है जो धीरे धीरे हमें भी नजर आ रही है, आने वाले समय में और भी नजर आएगी। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।